राजा भोज की नगरी धार, परमारों की इतिहास गाथा है धार, मालवा की रानी है धार, इसी तरह विभिन्न संस्कृतियों का मेल है धार। जी हाँ, धार जहां मां सरस्वती की कृपा बरसती है, धार जिसकी पहचान, जिसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं ऐतिहासिक धरोहर। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारा धार। और आज धार की इसी पावन धरा पर IBC 24 की टीम आ पहुंची है खास कार्यक्रम लेकर, विकास चौपाल लेकर 3 वर्ष उत्कर्ष। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आकांक्षा पांडे, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी हाँ, 3 वर्ष उत्कर्ष, शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज हम आ पहुंचे हैं राजा भोज की नगरी धार में, ये जानने के लिए कि आखिर धारवासी इन 3 वर्षों के बारे में क्या सोचते हैं, शिवराज सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर के उनकी जिंदगियों में क्या असर है, क्या चुनौतियां हैं, जमीनी हकीकत क्या है। इन तमाम मुद्दों को आज हम हमारे खास मंच के जरिए साझा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञों की राय भी हम जानेंगे, जनता की राय जानेंगे, उनके सुझाव सुनेंगे और भी बहुत कुछ आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में होगा। तो जोरदार तालियों के साथ आइए शुरुआत करते हैं IBC 24 के खास कार्यक्रम की, विकास चौपाल की 3 वर्ष उत्कर्ष की। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं। तो IBC 24 की टीम आज एक खास आयोजन कर रही है। शिवराज सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं नए कार्यकाल के और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां खास मेहमानों के लिए। और कहने में ये गलत नहीं होगा कि ये जो खास मेहमान है सिर्फ खास मेहमान नहीं है, बल्कि ये ऐसे जिम्मेदार कंधे हैं जो धार को लगातार विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मीणा जी मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ जो आधी आबादी का पूरा नेतृत्व कर रही है, नेहा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, नेहा बुडानी जी। सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। धार बेहद खूबसूरत है आपकी ये नगरी, किसी का भी मन मोहने के लिए काफी है ये। तो जिस प्रकार से हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इस खास कार्यक्रम की, शिवराज सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं नए कार्यकाल के, तो कितना बदलाव आप धार में देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो IBC 24 को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सामने हमारे दर्शक बैठे, इनका भी सबका हार्दिक अभिनंदन कर स्वागत करता हूं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। हमारी सरकार की अनेक योजना, हमारे महत्वाकांक्षी योजना चल रही है हमारे गरीब तबके की, और ऐसे कई उत्थान की हमारे गरीब परिवार के, अनेक समाज के परिवार के लिए अनेक योजना चल रही है। इसमें हमारी सरकार की धरातल पे योजना चल रही है, ये हमारे सामने दिख रही है। और यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे गरीब परिवार को हर योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये हमारे सरकार का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के साथ हम नीचे तक हमारे सरकार की योजना को संचालित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर IBC 24 परिवार के भी, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है कि योजनाएं संचालित होती हैं, लेकिन जब धरास्थल में उनका नतीजा दिखे तभी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आम जिंदगियां उसी से निखरती है। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कर दीजिए, क्योंकि बहुत खुशी होती है एक महिला होने के नाते कि जब आधी आबादी का पूरा नेतृत्व कोई महिला कर रही होती है। और नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जी, आप इन 3 साल में कितना बदलाव देखती हैं? हालांकि अभी आपको नया ही आपने कार्यभार संभाला है, किस तरह से आप कार्य कर रही हैं धार को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी तो सर्वप्रथम लाडली बहना योजना पे सबका ध्यान लाडली बहना योजना पर ही है। और पूरी धार नगर की जनता और सारी महिलाएं इस योजना को लेकर काफी एक्टिव हो गई है और बहुत ही खुश हो गई है। और सारी योजनाएं जो दस्तावेजों को जोड़ने के लिए KYC करवा रही है, मतलब जो सरकार की योजना है इससे बहनें बहुत खुश होंगी और उनको एक सशक्तिकरण और वो स्वावलंबी बनेंगी इस राशि से। इस राशि के द्वारा वो घर में कुछ फैसले लेने के लिए मजबूत होंगी। सरकार, मतलब एक समय था जब लड़कियों को या मतलब उनका गर्भपात, मतलब लड़कियां होने ही नहीं देते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने बच्चा जन्म मातृ वंदना योजना शुरू की। मतलब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर वो बच्चा, मतलब वो बुजुर्ग हो जाए, वो वृद्धा पेंशन और तीर्थ योजना, माननीय सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि किसी को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आपने ये बात यहाँ पर काफी अच्छी कही कि एक वक्त था कि जब बेटियों को बोझ माना जाता था, लेकिन शिवराज सरकार ये सुनिश्चित किया कि आपके घर में बेटी आ रही है तो वो लाडली बनेगी। लाडली लक्ष्मी योजना का उन्होंने पहले शुभारंभ किया और उसके बाद लाडली बहना योजना। सरदार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप
आप लाडली बहना योजना को किस तरह से देखते हैं? आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना के नाम से एक योजना संचालित करी है। जी। इस योजना से हमारे गरीब परिवार और अनेक समस्त समाज के उत्थान का काम हमारी इस योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। हमने देखा होगा हमारी माता बहनों को आज प्रत्येक हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में सीधे सीधे हमारी सरकार डालेगी, उसका जीवन यापन करने की दिशा बदलेगी। ये हमारी सरकार इस विषय पर काम कर रही है। चलिए, जनता भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार तो मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां धार वासियों के लिए भी कि आप यहाँ पर क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि जनता भी अपनी भागीदारी करे, तभी सरकार अच्छे से काम कर रही होती है। सर, आप बताइए, जो लाडली बहना योजना संचालित की जा रही है, सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, आप कितना इसे अच्छा मानते हैं? कितनी सशक्त होंगी महिलाएं? इसका इम्पैक्ट कितना मानते हैं आप? महिलाओं को इससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि वो अपने पर्सनली जो खर्चे हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं से नहीं हो रहा है, एक उनके लिए घर चलाने के लिए भी सपोर्ट करेगा। और उनके जो निजी खर्चे होते हैं, कई बार होता है कि बोल नहीं पाते हैं वो कि मुझे ये लाना है वो, लेकिन उनको मिल जाएगा, उनके लिए बहुत आसान होगा उसके लिए। और सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये। यही रहता है कि कभी कभी महिलाएं संकोच करती हैं कि हम घर में पैसे किससे मांगे, लेकिन अगर जब उनके खाते में 1,000 रुपए सीधे मिलेंगे तो उनको जो छोटे मोटे उनके खर्चे होंगे कम से कम वो तो जरूर होगा। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी हमारे साथ ममता जी मौजूद है। ममता जी, आप इसे किस तरह से देखती हैं, लाडली बहना योजना, और कितना सशक्त बनाएगी ये योजना? देखिए, पहले तो मैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना की योजना चलाई। तो मैं पूरे धार शहर की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने ये जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो महिलाएं पद पे बैठ के जो काम करती थी, जो छोटे छोटे सामान बेचती थी, जो सब्जी बेचने का काम करती थी और जो झाड़ू पोछे करती थी, उन बहनों के लिए, और जो मध्यम वर्गीय बहनें थी, क्योंकि सभी को योजना, कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन ये जो बीच वाला जो तबका रह गया था, उनको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा था। क्योंकि उन्होंने पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी, तो बेटियों को तो वो योजना मिल ही रही थी, जिसके बाद में वृद्धा होने के बाद में उनको वृद्धा पेंशन मिल रही थी। लेकिन बीच की जो बहनें थी, उनको ये इस योजना से वो वंचित थी और उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि हम लोगों को कोई मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी कोई मदद नहीं करते हैं। और ये सोच के हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को चलाया है। और ये योजना हम धार शहर के अंदर, बल्कि पूरे जिले के अंदर इस योजना को हम बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और सभी बहनों को इसका लाभ दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते मैं सोच रही हूँ कि मैं कम से कम 1 से 2,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाऊंगी पर्सनली रूप से। और बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और एक खास बात यह भी है कि जब कोई योजनाएं संचालित की जाती हैं तो कई चुनौतियां उसके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि जब एक योजना मूर्त रूप ले रही होती है तो काफी चैलेंजेस उसके सामने रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ क्या चुनौतियां हैं जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, या प्रशासनिक तंत्र जिस पर काम करना होगा इस योजना के तहत? मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना उन्होंने चलाई। और ये लाडली बहन योजना के हिसाब से तो जो 1,000 रुपये महीना जमा होगा, 12,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। और इस बड़ी रकम से महिलाएं, छोटी महिलाएं जो हाथ खर्चा अपने पति से मांगने में बहुत झिझकती है, तो इस 12,000 से बहुत कुछ कर सकती है। और ये तोहफा देकर तो महिला को उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा संतुष्ट किया और ये बहुत बड़ा तोहफा है उनके लिए। और मैं सभी प्रदेश की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। और मैं तो कहूँगी कि मामा ने इस योजना को चला के धमाल कर दिया। बिल्कुल। तो पहले शिवराज सिंह चौहान मामा की भूमिका में थे, लेकिन अब वो भैया की भूमिका में भी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। सरदार जी, आगे बढ़ते हैं। मेरा जी, मेरा अगला सवाल पैसा एक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15 नवंबर साल 2022 वह ऐतिहासिक क्षण था जिसके गवाह हम सब बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में जब जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जीवन का जो अधिकार दिया, उन्होंने जमीन का जो अधिकार दिया, अधिकार संपन्न बनाया, सशक्त बनाया, पैसा एक्ट का उन्होंने यहाँ पर घोषणा की। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि धार भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, धार में कितना बदलाव आएगा इस एक्ट के जरिए, कितना इम्पैक्ट रहेगा पैसा कानून के जरिए? माननीय मुख्यमंत्री ने पैसा एक्ट लागू कानून किया है, इसके माध्यम से हमारी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को उसको महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाया है। इसके पैसा एक्ट के माध्यम से हमारे गांव में जो खनिज है,
टेमरो पत्ता है या गोंद है, इसके माध्यम से हमारे लोगों को इसका रोजगार मिलेगा और ये बहुत अच्छा साबित होगा। पेसा एक्ट कानून बनाया है और हमारे छोटे मोटे कोई ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य होंगे वो भी हमारे ग्राम सभा के माध्यम से उसका प्रभावी बनाने कर उसको काम को निर्माण कार्य करने की हमारी सरकार की मंशा है। वो मीरा जी, लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी और जाहिर सी बात है, जब भी कोई कानून या एक्ट मूर्त रूप लेता है तो कई चुनौतियां जुड़ी रहती है और आपने भी इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप धार को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चुनौतियां भी रहेगी इस एक्ट को लागू करने के बाद उनके हक उन तक पहुंचाने के लिए? ऐसे कोई चुनौतियां नहीं रहेगी। उसमें हमारे कहीं न कहीं पढ़े लिखे युवाओं को उसका ज्ञान भी है और वो धरातल पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आपने युवाओं का जिक्र किया है तो कुछ युवाओं से मैं सवाल ले लेती हूँ कि पेसा एक्ट को लेकर के वो क्या सोचते हैं। सर, आदिवासियों के लिए बेहद बड़ा ये तोहफा था कि अब जल, जंगल और जमीन उनके हक की रहेगी, अधिकार संपन्न बना रही है सरकार। पेसा एक्ट को लेकर आप क्या समझते हैं? वैसे तो जो फैसला लिया है उन्होंने सही लिया है। हाँ। जो सुविधा भी दी है उससे सभी लोग खुश भी हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। और जी चलिए, ये अच्छे से बताएंगे। सर बताइए। सर, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरातल पे लागू हुआ है। हम राष्ट्रपति महोदय को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे आदिवासी समाज की ओर से। जो जल, जंगल, जमीन, स्वरोजगार की जो बात की गई है उसको धरातल पे उतारने का प्रयास हम युवाओं का है और हम इसको भली भांति समझते हैं। जो पढ़े लिखे युवाओं ने, हम उनसे निरंतर संपर्क कर रहे हैं और पैसा एक्ट के बारे में जागरूकता हमारे समाज में पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्द इसका जमीन पर रिजल्ट दिखने लगेगा। मैं एक धार से महज 7 किलोमीटर दूर तुर्क बगड़ी की बात करूंगा कि वहां पे एक रास्ते को रोक दिया गया था काफी लंबे समय से, 2 पक्षों में विवाद था। अच्छा। तो वहां के जो ग्राम सभा की अध्यक्षा है उन्होंने दोनों पक्षों को बिठाया और सभी सचिव थाने में आवेदन वगैरह जो दिए थे उनको वापसी नाम किया और वो रास्ते को आज सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं बदलाव आदिवासी समाज में आएंगे। छोटे मोटे जैसे भू उपजा है और जो रास्ता है, जो वन से जो संबंधित जो रूढ़ी परंपराएं हैं उसको भी हम बचाने का काम करेंगे। संस्कृति, आदिवासी परंपराएं, रीति रिवाज के साथ ही आर्थिक मजबूती का आधार भी पैसा एक्ट है। पैसे से ही पैसे भी मिलेगा, ऐसा हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पैसे से ही पैसा कमाया जाएगा, इससे आदिवासी समाज को बहुत लाभ होगा और इसका हम रिजल्ट बहुत जल्द। आपने जिक्र भी किया कि बदलाव आपने खुद ही देखा। एक छोटा सा गांव है और वहां पर काफी संपन्नता के साथ आगे वहां के जो ग्रामवासी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूर बधाई के पात्र की जिस तरह से सभी को इंतजार था कि कब पेसा कानून लागू होगा और वो लागू हुआ और देखिए बदलाव यहाँ पर दिख भी रहे हैं। अगला मेरा सवाल आपसे नेहा जी, अगर बात की जाए धार की तो आसपास यहाँ पर बहुत पर्यटक स्थल है और मैं तो ये अभी पढ़ते आ रही थी कि दिन कम हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो घूमने की जगह है वो कम नहीं होती। रूपवती का महल है, मांडू में एक से बढ़कर एक किला है, भोजशाला मंदिर है। तो आगे किस तरीके से आप, क्योंकि एक अच्छे जिम्मेदार पद पर बैठी हैं, धार वासियों को जोड़ते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह से कार्य कर रही हैं? देखिए, सरकार की जो योजना निकलेगी पर्यटक स्थलों को लेकर, उनको तो हम पर्यटक स्थल तक पहुंचाएंगे ही सही, साथ ही जो समाज जन है, बच्चे हैं, उनको ऐतिहासिक चीजों से रूबरू करवाते हैं कि ये चीजें हैं, अपना शहर है, अपना धार है, साथ में हमारे मांडव है, रूपमती महल है, इन सब चीज से अवगत कराते हैं और जो भी बन पड़ेगा वो सारे प्रयास हम करेंगे। बिल्कुल। मीरा जी, आपने क्या सोच रखा है, क्योंकि पर्यटन स्थल रोजगार का भी अवसर प्रदान करते हैं, जितने भी यहाँ के लोकलाइट्स हैं उनके लिए प्रमुख आय का स्रोत वही होगा, तो किस तरह से आगे की पर्यटन स्थल के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिले धार में? क्योंकि पर्यटन स्तर से हमारे कहीं न कहीं छोटे मोटे ये सब वो ठेले लगा के हमारे भाइयों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ पे हमारे आने वाले पर्यटक उसके जो भी आय का साधन भी बनाएगा और उसके माध्यम से हम उसको ज्यादा धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ लोगों से भी मैं सवाल ले लेती हूँ। सर, पर्यटन स्थल तो आपके धार में बहुत खूबसूरत है, मतलब अगर हफ्ते भर भी यहाँ पर आए तो दिन कम पड़ जाएंगे लेकिन यहाँ पर पर्यटन स्थल खत्म नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह से और आगे योजनाएं लानी चाहिए, या जो अभी आप देख रहे हैं जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आप कुछ इनको सुझाव देना चाहें?
निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में ऐसा कोई समुदाय या ऐसा वर्ग और ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बचती जिसमें मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से विचार नहीं किया हो। पर्यटन के साथ साथ जैसे आप बता रहे थे जंगल और जमीन की चिंता, उसके साथ हमने भी देखा भी पिछले दिनों जिस प्रकार से श्योपुर का चीते के लिए स्थान तय किया और विदेशों से लाकर के किस प्रकार से वन्य जीवों को हम संरक्षण दें या इस प्रकृति को संरक्षण दें, कैसे प्रकृति में एक मतलब जनता में एक अच्छा संदेश जाए। जैसे मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं, तो निश्चित रूप से वो पर्यटन के साथ साथ इस पर्यावरण की और जमीन, जंगल और नदियों की चिंता करते हैं। उसमें उनका सार्थक प्रयास है और पूरा समाज में एक अच्छा उसके लिए उन्होंने संदेश देने का काम किया। ऐसे हम हमारे धार शहर की बात करें तो पर्यटक के साथ साथ वेटलैंड प्रोजेक्ट जो है उसमें हमारे शहर का चयन हुआ है, तो निश्चित रूप से जरूर थोड़ा वेटलैंड प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम न्यूज पढ़ते हैं तब हमने सुना है वेटलैंड प्रोजेक्ट के बारे में, तो जरूर थोड़ा सभी लोग उसके बारे में जानकर जरूर खुश हों। हाँ, ये केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी जो है टास्क है। इसको लेकर के 37 करोड़ रुपए जो है हमारे शहर को मिलने वाले हैं। जो राजा भोज की कायाकल्प थी, जो 12.5 तालाबों का हमारा शहर जाना जाता था, कैसे हमको जल संरक्षण करना है उस दिशा में काम करेंगे। और वेटलैंड प्रोजेक्ट भी धार शहर के लिए एक पर्यटक हब बनेगा। ये उनके जो है उनके मंशा है जी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो धारवासी हैं पूरी तरह से जागरूक भी है कि उनके शहर के लिए क्या हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां धारवासियों के लिए कि उन्हें ये पता है कि सरकार उनके क्षेत्र के लिए कौन सी योजनाएं संचालित कर रही है। मेड़ा जी, अभी हमने देखा कि इंदौर में बहुत भव्य आयोजन हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, बड़ी बड़ी कंपनियां आई और धार से ही सटा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर। तो पीथमपुर में अगर कोई उद्योग आता है तो धारवासियों के लिए क्या मतलब ये खुशियां लेकर के आ सकता है? किस तरह से आप देखते हैं कि फिर विकास के पथ पर अग्रसर होगा अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा? तो धार में भी इन्वेस्टमेंट आता है तो हमारे कहीं न कहीं गरीब तबके और हमारे पढ़े लिखे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार का साधन उपलब्ध होगा और ऐसे कहीं उससे हमारे शहर का भी कहीं न कहीं विकास होगा। ये हमारी मंशा है। ठीक है। और नेहा जी, आप किस तरह से देखती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग अगर धार में लाया जाए तो इसके लिए अगर नगर पालिका हम स्तर की बात करें तो आप लोग रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं? देखिए, ज्यादातर जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी और तुरंत ही रोजगार मिल जाए। हाँ। अगर अपना पीथमपुर है, अगर औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर सरकार की यहाँ कोई औद्योगिक योजना आती है तो सर्वप्रथम पढ़े लिखे लोग और जो शिक्षित नहीं है उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से एक रोड मैप, लक्ष्य निर्धारित है कि आपको किस तरह से काम करना है। और भी बहुत लोग हैं, युवा हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि रोजगार की जब बात हो तो युवाओं से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि अगर जब पीथमपुर में उद्योग आएंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में भी आपने सुना ही होगा, इंदौर में बड़ी बड़ी कंपनियां आई, चर्चा हुई है, मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हुए। किस तरह से आप उस समिट को देखते हैं और किसका कितना असर धारवासियों की जिंदगी पर पड़ेगा? युवाओं पे अच्छा असर पड़ेगा। क्या आप सोचते हैं कि रोजगार के लिए और क्या होना चाहिए सर? रोजगार के लिए तो जैसे कि अगर हमारे एरिया के पास में अगर कोई इंडस्ट्री खुल रही है तो सबसे पहले तो जो लोकलाइट्स होते हैं उन्हीं को रोजगार में प्राथमिकता मिलती है। और शायद सरकार का भी यही सोच होनी चाहिए कि जो 50% या उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि इतना % लोकल लोगों को वहाँ का रोजगार मिले। सर, रोजगार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी हम यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं पलायन की स्थिति रहती है, रोजगार यहाँ उपलब्ध नहीं होता, हमें बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मुझे लगता है कि ना सिर्फ इंदौर बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जो सहायक क्षेत्र हैं, वहां पे जरूर विकास की गति लेकर आएगा। यहाँ भी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लागू की है जो धार समेत देश में 7 जगह पर बनेगी टेक्सटाइल पार्क। तो उस टेक्सटाइल पार्क बनने के बाद भी हमारे धार क्षेत्र को इसका बहुत फायदा मिलेगा। इसके साथ ही पास में हाथोद क्षेत्र में भी इंडस्ट्री एरिया उन्होंने डेवलप किया है, उसके सामने एक नई फैक्ट्री भी डल रही है पेपर की। उसके आने से वहाँ सामने वाले क्षेत्र में भी काफ़ी उद्योग लगेंगे और यहाँ के आसपास के लोगों को वरन पूरे जिले के लोगों को रोजगार उससे मिलेगा।
और इसी तरह की आगे भी योजनाएं चले, जैसे हमारे यहाँ ट्रेन आने वाली, रेल आ जाएगी, उसके बाद भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्सी वालों को, होटल्स वालों को, आवागमन के साधन वालों को, काफ़ी लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। अच्छा, आपने यहाँ पर ये पॉइंट उठाया है कि आवागमन की सुविधा के लिए जरूर बात की जा रही है। भोपाल इंदौर मेट्रो की सौगात बस 5 महीने में ट्रायल रन होने वाला है मीणा जी, तो आप किस तरह से देखते हैं कि जब इंदौर में मेट्रो चलेगी तो उसका भी असर क्या आपको लगता है कि धारवासियों की जिंदगी में पड़ेगा और यातायात कितना सुगम होगा? कहीं ना कहीं उसका असर तो धार जिले में भी पड़ेगा और उसका कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार ही मिलेगा। मेट्रो लागू होने से कहीं ना कहीं हमारे गरीब भाई लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार ही मिलेगा उससे। और इसको आप पर्यटन से कैसे जोड़ेंगे सर, क्योंकि धार प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है और अभी मैं पढ़ रही थी कि अगर घुमक्कड़ों को कहीं जाना है, अगर इंदौर में उनको घूमने की सारी जगह खत्म हो गई है तो धार चले आइए बस। इसका भी हम प्लानिंग बना के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से इसका प्रोजेक्ट बना के हम इसको धार से इंदौर और धार को जोड़ने का भी प्लानिंग बना के हम जोड़ने की काम भी करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। मीणा जी, आपसे अगला सवाल, क्योंकि धार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो जनजातीय समुदाय के विकास में और भागीदारी करने के लिए किस तरह की योजनाएं संचालित है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? हमारा पूरा जिला ट्राइबल जिला है और हमारी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजना जो चल रही है आदिवासी समाज के लिए, अनेक योजना, जन कल्याणकारी योजना चल रही है, उसको हम और हमारे संगठन के और हमारे प्रदेश के मुखिया के माध्यम से उसको और अधिक से अधिक देने का काम करेंगे। सर, ट्राइबल एरिया है धार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरह की योजनाएं, सुझाव अगर आप कुछ देना चाहें कि और किस तरह से मतलब अधिकार संपन्न बनाया जा सकता है इस समुदाय को? जैसा हमारा धार जिला जनजाति बाहुल्य है, वो जनजाति बाहुल्य में एक तो शिक्षा का अभाव रहता है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इस 3 वर्ष के इसमें एक तो शिक्षा को महत्वपूर्ण दिया है और हमारे प्रदेश में एक ये मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने से हमारे जनजाति विद्यार्थियों को एक डॉक्टर अच्छे से बन सकते हैं, तो वो हिंदी में पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान को हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे जनजाति बेल्ट के लिए अनेक योजनाएं हैं जो धरातल पर हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर हम धरातल पर उतारने का हम जनजाति क्षेत्र में अच्छे से सरकार की योजना। सर, अभी जब जनवरी में आए थे शिवराज सिंह चौहान तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ से घोषणा की थी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे धार जिले में जैसा जनजाति बाहुल्य है जहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है और जल्दी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। मतलब खुशी है कि हाँ अब पढ़ाई भी होगी और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बहुत खुशी है, हमारे पूरे जिले के विद्यार्थी और सभी लोगों में खुशी है क्योंकि यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल भी है, पर डॉक्टर बाहर से आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ जनजाति विद्यार्थी यहाँ पढ़ता है और यहीं डॉक्टर बनेगा तो एक अच्छा हमारे समाज के लिए अच्छा होगा जनजाति। चलिए कुछ महिलाओं से भी पूछते हैं कि आखिर किस तरह से वो सोचती हैं कि ट्राइबल एरिया है और क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे कि जनजाति समुदाय के लिए और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार ने काफी सारी योजनाएं चलाई है जनजातीय लोगों के लिए। और शिवराज सरकार ने इन लोगों को यहाँ रहने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं तो चल ही रही है, पर जो किराया भी दिया जाता है जिससे कि वहाँ से लोग ट्राइबल एरिया से धार आकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, इंदौर तक जा रहे हैं और सड़कों से जोड़ दिया है पूरी गवर्नमेंट ने। ये सारी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी की थी और विकास तो हुआ है और विकास के उस पे ही ये सारा जनजातीय योजनाएं और जो है ये सब जुड़ गई है शहरों से भी, तो काफ़ी हम लोगों को उन लोगों को भी अच्छा रहा है। और कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें कि और किस तरह से और अच्छा कार्य कर सकते हैं? अच्छा कार्य तो कर ही रहे हैं, जैसे नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष हैं ही और मेड़ा जी हैं, खुद ही जनजाति समुदाय से हैं, तो वो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए मेड़ा जी, आप खुद जनजातीय समुदाय से हैं, तो और आगे आपने क्या रणनीति बनाई हुई है? क्योंकि हमारे आज के जो खास कार्यक्रम है उसका नाम ही है 3 वर्ष उत्कर्ष विकास चौपाल, तो धारवासियों का विकास हो, जनजातीय समुदाय का विकास हो, शिवराज सरकार के साथ मिलकर परस्पर किस तरह की आपने आगे रणनीति बनाई है? आगे और
रणनीति बनाई गए हैं हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, जो हमारे शासन की अनेक अनेक जन कल्याणकारी योजना चल रही है, इसके बाद भी और हमारे प्रदेश के मुखिया के और संगठन के साथ बैठ के, प्रशासन शासन के साथ बैठ के इसको और के हमारे आदिवासी ट्राइबल जिले को कितना और लाभ दे सके और कितना और जनता के बीच में विकास की जरूरत है, ये हम इसी प्लानिंग के साथ बनाएंगे और हम अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी पूरी कर रहे हैं। और देखिए, आज हम खास कार्यक्रम विकास चौपाल इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि विकास चौपाल 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के लिए। तो हमारा आज उद्देश्य यही है कि अलग अलग जिलों में जाकर के वहां की जनता क्या सोच रही है, किस तरह से योजनाएं सरकार की संचालित हो रही है, चुनौतियां क्या है, असर आम जीवन पर क्या है सरकार की योजनाओं की, पूरी चर्चा उस पर हो रही है। हमने लाडली बहना योजना के बारे में बात की, भैया की भूमिका में हमने देखा, मामा की भूमिका में देखा शिवराज सरकार को, लेकिन बुलडोजर वाले मामा की भी इमेज हम देख रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई गलत करेगा तो तुरंत जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो ये जो उनकी इमेज है शिवराज सिंह चौहान की, इसे आप कैसे देखते हैं? और जब ये धरातल पर हो रहा होता तो इसका कितना असर आप मानते हैं कि समाज पर होता है? सर, वो वाजिब बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बुलडोजर के नाम से जो जाने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे माता बहना और अनेक गरीब तबके लोगों के साथ अत्याचार होगा, हम उसके सहन नहीं करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नेहा जी, आप भी महिला हैं और हम देखते हैं कि कई बार कई अनैतिक कृत्य का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, लेकिन ये जो एक नई छवि हमने देखी है, बीते 3 साल में ही देखी है, एकदम एक्शन मोड में रहते हैं शिवराज सिंह चौहान की। मंच से ही अगर कोई गलत काम कर रहा है, भले ही वो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, उसको बोल दिया जाता है कि भैया कल से आप काम पर नहीं आइए। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कुछ गलत काम होता है तो उनके भी घरों को धराशायी कर दिया जाता है। महिला होने के नाते आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं क्या, सभी महिलाएं मतलब इस एक्शन के लिए बहुत खुश हुई है मामा जी से कि जो काम सिर्फ दस्तावेजों पे नहीं, जमीन पर होता है। और मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हर चीज, मतलब छोटे से छोटे लोगों के बारे में भी सोचना भाजपा सरकार ही सोच सकती है। ठीक है। कुछ जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी समझते हैं। सर, बुलडोजर वाले मामा की जो इमेज है, जब देखते हैं हम कि अब गलत काम को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, एक्शन ऑन द स्पॉट होता है, तुरंत उनका घर को जमींदोज कर दिया जाता है, तो इसका क्या मैसेज जाता है आप लोगों के बीच? इसमें जो कहीं कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं या जो आम पब्लिक रहती है जो डरती है, कहीं गुंडे मावाली से डरती है या अन्य लोगों से डरती है, तो उनकी हौसला अफजाई होती है, वो हिम्मत मिलती है उनको। इसी प्रकार से कई माता बहना पे भी अत्याचार होते हैं, तो बुलडोजर बाबा उसको उसके भवन को नष्ट नाबूद करते हैं, तो उससे भी उन कई लोगों को एक हिम्मत मिलती है। और भी लोगों से जानते हैं कि सर, आप किस तरह से देखते हैं, बुलडोजर वाले मामा अब एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं कि अगर गलत होगा तो बख्शा नहीं जाएगा? शासन पद्धति होती है और यदि कोई अन्याय होता है तो अन्याय को जब तक दबाया नहीं जाएगा, जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा या उस अपराधी को सजा नहीं दी जाएगी, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में बुलडोजर जो है, बुलडोजर जो जिसके लायक है उसे उस अपराध की सजा मिलना चाहिए। और इसीलिए खाली अपराधी को सजा नहीं, यहाँ तक कि उसका घर भी ढहाया जाता, क्योंकि घर इसलिए ढहाया जाता कि आने वाले दूसरा व्यक्ति जो समझे कि यदि ऐसी गलती करी तो हमारे घर भी चले जाएगा। तो घर तोड़ना एक बहुत अच्छा फैसला है और मैं तो ऐसे अपराधी को सख्त सजा यदि का इनाल किए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद उनको देता हूँ। मीणा जी, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने रहती हैं, क्योंकि विरोध वहां पर होता है कि नहीं, आप इस घर को जमींदोज नहीं कर सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते क्या इस तरह की मुसीबतों का सामना आप भी करते हैं और फिर इसे आप कैसे दूर कर पाते हैं? इसी कई परेशानियां आती है, विरोध भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कानून का काम करता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो कानून लागू किया है वो तो बरोबर उसका जमीन ध्वस्त का काम तो हमारी सरकार ने जो कानून बनाया उसके माध्यम से होता ही होता है। हाँ। ऐसे गुंडागिर्दी करने वाले लोगों को परिश्रम मिलना जरूर, सजा मिलना चाहिए। मैं इसलिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कानून बना के हमारे गरीब भाइयों माता बहनों के अत्याचार होता है, किसी पीड़ित लोगों को प्रताड़ित करता है, तो इसके लिए जो कानून बना वो बहुत अच्छा है।
ठीक है, अब सर बात कर लेते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के। अब आजकल काफी मामले सामने आते हैं। लव जिहाद का हमने देखा है कि कई बार मामले कई मध्य प्रदेश में सामने आए, जो अब और भी इसमें हमने देखी इस कानून में कठोरता, धार्मिक स्वतंत्रता कानून की अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 60 दिन पहले उन्हें घोषणा पत्र देना होगा। तो क्या धार में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और ये जो नया कानून आया है, कितनी सख्ती आप इसे समझते हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं इस कानून के बाद? कहीं ना कहीं इसका धर्म परिवर्तन के माध्यम से हमारे लोगों को कहीं गलतफहमी या ना समझ के कारण के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो हमारे लोगों, हमारे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सारे फील्ड में, हमारे पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उनको उस धर्म परिवर्तन से बचाने का काम भी हमारे संगठन के लोग और हमारे अनेक संगठन काम कर रहे हैं उसके बीच में, और हम उसको रोकने का काम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, आप किस तरह से देखते हैं ये जो कानून अब और कठोर स्वरूप में सामने आया है? ये स्पष्ट एक हमारा समाज जो आदिवासी समाज है, हम इसमें एक डिलिस्टिंग का काम इस पे कर रहे हैं और हमने जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पे इस पे बहुत बड़ी तादाद में हमने बता दिया है कि धर्म परिवर्तन करने वालों को हम आदिवासी समाज से बहिष्कार कर देंगे या उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। उनको आदिवासी समाज से यदि शासन से कोई लाभ मिलता है तो उनको तुरंत उस लिस्ट से बाहर करके, वही हमारा डिलिस्टिंग की योजना है। और यदि कोई करता है तो वो पूर्ण तरीके से, जैसे यदि किसी को धर्म बदलना है तो वो स्पष्ट रूप से जाए किसी भी धर्म में, पर वो आदिवासियत छोड़े। आदिवासी से जो आरक्षण का जो लाभ उसे मिल रहा है या शासकीय नौकरी या उनके बच्चे कर रहे हैं या वह स्वयं कर रहे हैं, वो तुरंत नौकरी छोड़ के और दूसरे जो धर्म की ओर जा सकते हैं। परंतु यदि वो धर्म परिवर्तन करेगा और आरक्षण का भी लाभ लेंगे तो अब ये मध्य प्रदेश की धरती पे और धार की धरती पे अब नहीं होने वाला। ममता जी, हमने भी कई बार देखा है कि भोली भाली लड़कियां फंस जाती है, धर्म परिवर्तन करके उनसे दोस्ती की जाती है, शादी का झांसा दिया जाता है, और कई बार हमने ऐसे देखे हैं कि मामले सामने आते हैं। तो क्या आप इसकी वजह क्या आप मानती हैं और क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी कि किस तरह से इसमें रोकथाम लाई जा सकती है? देखिए, एक इसमें थोड़ा सा एक होता है कि ना समझी, बच्चियों में इस प्रकार की एक नासमझी रहती है, और एक जो चकाचौंध जो एक नए लेवल पे देखती है वो, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियाँ आती है, शहर में तो इस प्रकार का थोड़ा सा माहौल कम रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से एकदम उठ के आती है बच्चियाँ, वो एक नया माहौल देखती हैं और फिर इस प्रकार का माहौल देखने के बाद में कुछ उनमें संस्कारों की कमी रहती है और कुछ माहौल देखती है वो, उसके बाद ही वो ये कदम उठाती है कि नहीं, कुछ नहीं, इस चीज़ से कुछ होना नहीं है, और वो ऐसे झांसे में फंस जाती है। और झांसे में फंसने के बाद में वो एक तरह से देखा जाए तो लव जिहाद का मामला हो जाता है। और इस पे कई रोक कैसे लगाई जा सकती है? आमजन होने के नाते आपने कभी इसके ऊपर सोचा होगा? कई बार मैं इस मामले में गई भी हूँ, यहाँ पर थाने तक भी उस मामले में गई हूँ, क्योंकि धार के अंदर कई बार ऐसे मामले आए भी हैं और मैं उनके पक्ष में खड़ी भी रही हूँ नगरपालिका अध्यक्ष होने के नाते, और मैं उसमें एक आयोग की सखी रही हूँ जिले के अंदर। तो उस मामले में मैंने कई बार इस मामले को देखा है। तो रोकने का एक ही प्रयास था कि जब तक उनके जो माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप इस प्रकार के उनके अंदर जो शिक्षा और उस प्रकार के जो माहौल नहीं बनाते हैं, उनके यहाँ ज़्यादातर देखने को आया है ये मामला। और अब तो जैसे कि बहुत कम हो गया है, धार के अंदर भी ये कदम बहुत कम उठ रहे हैं, क्योंकि अब वो बच्चियां पढ़ लिख रही है, सारा सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा मामला बीच में थोड़ा ज़्यादा गहरा गया था यहाँ पर और धार के अंदर इस प्रकार का, लेकिन हमारे कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने और कुछ हमारे युवा लोगों ने इस प्रकार के जब कदम उठाया तो यहाँ पर इस मामले को रोक लगाई गई है। और महिलाओं ने भी, हम लोगों ने, नारी शक्तियों ने भी इस प्रकार के सम्मेलन करे थे यहाँ पर, और सम्मेलन करने के बाद में बच्चियों को इस प्रकार की शिक्षाएं दी थी कि देखिए, अगर इस प्रकार के आप कदम उठाएंगी तो आगे आपको कुछ भी नहीं मिलना है और आप अपने परिवार से भी वंचित हो जाओगी। और मतलब घर से ही शुरुआत करनी होगी, बच्चियों को भी समझाना होगा कि आप इस तरह के झांसे में ना फंसे। मैम, आप किस तरह से देखती हैं जो अभी हम देख रहे हैं कि धर्म छुपा करके छोटी छोटी बच्चियों को फंसा लिया जाता है, या अब ये जो एक स्ट्रॉन्ग कानून आया है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करें तो आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा 60 साल पहले, वरना आपको सजा भी होगी, जुर्माना अलग भरना होगा। मैं तो इसके लिए परिवार वालों को दोषी मानती हूँ,
कि जो परिवार में जैसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं या आज के लड़कियों को वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, उससे नहीं बात करना, ऐसी कुछ कमजोरियां सामने वाला ध्यान रखता है और अपना धर्म परिवर्तन मतलब नाम परिवर्तन कर लेता है कि मेरा नाम राकेश है, राजेश है, वो भले ही वो अब्दुल हो या रेहान हो, कोई भी हो, इस तरह से नाम परिवर्तन करके लड़कियों से दोस्ती करते हैं, लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं और उन लड़कियों से परिवार वाले जब तक दोस्त के रूप में मिलकर जब तक उनका दुख नहीं बांटेंगे तो बच्चियां गलत रास्ते जाती है। इसमें परिवार वालों का ही दोष मानती हूँ मैं। तो मेरा परिवार वालों से निवेदन है कि बच्चियों को हर हाल में उतना प्यार दे, उतना विश्वास करे जितना वो चाहते। इस तरह का गलत कदम ना उठाएं। चलिए, तो अलग अलग मुद्दों पर लगातार विकास चौपाल के जरिए हम बातचीत कर रहे हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें कि किस तरह से अब जो धार है विकास के पद पर अग्रसर है। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है धार और कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं की हमें कमी देखने को मिलती है, तो आगे स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मजबूत हो और किसी को अगर कोई कभी बड़ी बीमारी अगर किसी से वो ग्रसित हो जाता है तो दूर भागना पड़ता है, हमें इंदौर जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों की तरफ रुख करना पड़ता है, तो सारी सुविधाएं धार में ही मिल जाए, इसको लेकर के आगे आपकी किस तरह की योजनाएं? माननीय मुख्यमंत्री की योजना, बहुत सारी अनेक योजना चल रही है और हमारे धार जिले में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं और यहाँ शासन की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। जैसे कि किसी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 5 लाख का फ्री इलाज देने वाला जो आयुष्मान कार्ड बना है, उसके माध्यम से भी हमारे धार जिले में भी इलाज हो रहा है और उसके बाद यदि कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति बनती है तो ही इंदौर जाने का काम पड़ता नहीं, तो बाकी हमारे धार में भी उसका इलाज मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। नेहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं आप, कई बार ऐसे मामले आपके भी सामने आते होंगे कि महिलाएं अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई हैं तो उनको आप किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराती, किस तरह से आप काम करवाती हैं उस दौरान? देखिए, अभी तो मैं नवनिर्वाचित हूँ जी, पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि महिला क्या किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और धार का हमारा जिला अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत अच्छे डॉक्टर है यहाँ पर, सबको उनकी सुविधा का लाभ मिले और सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिले। चलिए, सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, ये हम खुद यहाँ की जनता से ही पूछते हैं। सर, जिला अस्पताल है काफी बड़ा धार में, जैसा कि नेहा जी बता रही हैं, तो किस तरह की सुविधाएं आपको वहां पर मिलती हैं या कुछ कमी जाकर के आपको सामना करना पड़ता है? अभी तक तो कुछ कमियां में नहीं हुई है, जैसे कि गोली दवाई वगैरह वगैरह ट्रीटमेंट मिलता है टाइम से, जैसे टाइम से हमें जाना पड़ता है अस्पताल में कहीं पे भी, तो सारी सुविधाएं मिलती है हमें। सर, आपको सुझाव देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के और क्या कुछ किया जा सकता है? स्वास्थ्य सुविधा को अगर इम्प्रूवमेंट किया जाए कि जैसे अभी मैंने देखा है 2 दिन हुए हैं, मेरी बेटी बीमार थी, हाँ, और भोज हॉस्पिटल में ही मैंने उसका सारा ट्रीटमेंट करवाया। वहाँ की फैसिलिटी मैंने देखी कि आईसीयू में उसको एडमिट किया, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधा मिलती है। मुझे अगर मैं प्राइवेट में करवाता तो उसका मुझे खर्च कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता और वहाँ पे मेरा इलाज केवल 50 रुपये में हो गया और उसका केवल चार्ज लगा है 50 रुपये का और वो लगा है केवल जांच के लिए उसका, और बाकी सारा इलाज फ्री हुआ है। मतलब जिस तरह की सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में रहती हैं वही जिला अस्पताल में मिल रही है बिना खर्चे के। सर, आपको सुझाव देना चाहेंगे सर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? सुझाव ये है कि जब किसी भी व्यवस्था को हमको अगर उसको ठीक करना है तो सबसे पहले हमको हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ाना होगा। मैं देखता हूँ कि शासकीय अस्पतालों में या इसमें निचले या कहने स्लम लोग या जिनकी अपनी क्षमता नहीं होती आर्थिक रूप से, वो लोग इस सुविधाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें प्रशासनिक लोग भी और एक सक्षम लोग और जागरूक लोग भी उन सुविधाओं की तरफ जाएं। मैंने देखा कि मैंने अपने खुद के बच्चों की, दोनों बच्चों की जो प्रेगनेंसी थी वो भोज हॉस्पिटल में करवाई थी। वहाँ से वहाँ की उनकी क्या व्यवस्थाएं या क्या कमी है उसको हम ठीक प्रकार से देख सकेंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि एक अच्छा वर्ग या जागरूक वर्ग उन सुविधाओं के लिए उस हॉस्पिटल में जाए, ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर टाइम पर बैठ रहा है कि नहीं, या जिसका जो काम है वो कर रहा है कि नहीं, सिविल सर्जन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं, CHO में उसका मुआयना कर रहे हैं कि नहीं। ये मेरा सुझाव है। और काफी अच्छा आपका ये सुझाव, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इतने बारीकी से ये समझना कि निरीक्षण करने के लिए CMHO पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं और बाकी हर चीजों पर नजर रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है, कुछ यही चुनौतियां हैं जो अगर ग्राउंड लेवल पर अगर इन्हें खत्म कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। सर, चुनौतियों की अगर बात की जाए तो क्या आपने कुछ आगे कुछ प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि आप जनता से मिलते हैं
बड़े अच्छे से आप धार को समझते हैं कि हाँ कुछ ये प्रमुख चुनौतियां हैं धार जिले के सामने कि इनको अगर हमने पार पा लिया तो अब धार नंबर 1 जिला बन जाएगा पूरे मध्य प्रदेश का। जैसे धार में से तो चुनितापुर नहीं है, लेकिन हमारी सरकार की जो हॉस्पिटल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से सारी योजना संचालित है ही। लेकिन और कोई नहीं चुनौतियां होगी, उसको हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री और संगठन के माध्यम से बैठ के उसको प्लानिंग बना के उसको भी हम धरातल पर उतारने के पूरी प्रयास रहेगा हमारा। तो कुछ चुनौतियां जब आप कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो उनका सामना करना पड़ता है, तब आपके माइंड में क्लिक करता है कि हाँ ये दिक्कत है जो शायद धार वासियों को सामना करना पड़ता है, तो इसको जाकर के मैं डिस्कस करूंगा और इसके बारे में कुछ बात करूंगा मैं शिवराज सिंह चौहान से। कुछ इसके बारे में कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ ना, बिल्कुल। हाँ। हम जनता के बीच में बातें करके हम हमारी प्लानिंग बनाते हैं कि हमको आगे क्या करना है। हाँ। नेहा जी, अभी आप खैर ज्यादा आपको समय नहीं हुआ है कार्यभार संभाले हुए, लेकिन फिर भी बहुत से आपके पास आमजन आते होंगे अपनी मुसीबतों को लेकर के, तो क्या कुछ ऐसी कोई प्रमुख परेशानी जिनके बारे में वो आपसे चर्चा करते और आपसे कहते होंगे कि नेहा जी इसका समाधान आप हमें बताइए? देखिए, प्रमुख परेशानियां तो अभी बिजली, पानी है और सड़कें और नालियों की है। अच्छा। ये आम नहीं है क्योंकि रहवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि वो अपने से कुछ ज्यादा डिमांड तो करते ही नहीं है, बस यही बोल रहे हैं कि शाम के समय हम लोगों को बिजली मिल जाए, समय पे पानी मिल जाए और लाइट मिल जाए, सड़कें अच्छी हो जाए। यही इन सब पर ही हमारा कार्य चल रहा है अभी। सर्वप्रथम पानी को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत। बिल्कुल, अब गर्मी की शुरुआत होने ही जा रही है और उस वक्त हम देखते हैं कि भूजल स्तर भी काफी कम हो जाता है। सर देखिए, कुछ बुनियादी समस्याएं ही हैं कि ठीक समय से हमें बिजली मिले, बिजली ज्यादा कटौती ना हो, पानी हमें भरपूर मिले और सड़क अच्छी रहे, नाली गंदी ना रहे, तो इसको लेकर के आप किस तरह से आगे कार्य करेंगे? देखिए, आज से 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति बहुत फर्क पड़ा है। हमारे जैसे कि आज से 15 साल 20 साल पहले लाइट ही नहीं मिलती थी और लाइट मिलती थी तो कहीं आधा घंटा पर मिलती थी। आज हमारे शहर में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या कहीं क्षेत्र में चले जाओ, 24 घंटा बिजली हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान या हमारे सरकार के माध्यम से 24 घंटा बिजली मिल रही है। रही बात सड़क, बिजली, पानी, सड़क भी आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री सड़क लागू की थी तो आज आप हमारे पूरे जिले में कहीं भी घूम जाओ, हमारे कहीं न कहीं छोटे मोटी जगह रहे, ग्रामीण क्षेत्र में रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में तो रोड का करीब काम अच्छा सा हो रहा है। आपकी इस बात से तो मैं भी पूरी तरह से एग्री हूँ, क्योंकि अभी जब हम इंदौर से ही धार आ रहे थे तो बढ़िया टू लेन सड़क थी, 1 घंटे के अंदर हमने सफर पूरा कर लिया, कहीं पर भी हमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो यानी कि सड़क परिवहन जो आवागमन है वो तो सुगम है। और धार की ही जनता से मैं पूछती हूँ कि सर क्या आप चाहते हैं कि किस पर और प्रमुख काम होना चाहिए, किस तरह की चुनौतियां हैं और कहाँ पर काम करने की जरूरत है? आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में तो काफी काम किया है वैसे तो, लेकिन सुविधाएं प्रॉपर थोड़ी सी धरातल पे अभी आ नहीं पाई है। तो उसको धरातल पे लाने के लिए एक तो कुछ जो जैसे इंटरनेट की सुविधाएं थोड़ी स्लो है, तो इंटरनेट की सुविधाएं फास्ट की जाए, क्योंकि हम कई बार ऑनलाइन जाते हैं तो पता लगता है कि आज लिंक फेल है, बैंक में जाओ तो लिंक फेल, कहीं भी जाते हैं अपन तो कंप्यूटर पे बाकायदा उसका वो तेजी से काम नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा उस क्षेत्र में काम करके उसको फास्ट करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमेशा से कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आजकल फास्ट लाइफ हो गई, सभी को जल्दी चाहिए काम, तो फिर वो जो काम करवाने के लिए जाते हैं उनका प्रॉपर काम नहीं पता, कभी लाइट चल जाती है, कभी लिंक फेल हो जाती है, तो उस क्षेत्र में काम करें ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा बाकी तो बहुत जवाब मीणा जी से ले लीजिए। मीणा जी, डिजिटलाइजेशन सपना है ये नरेंद्र मोदी जी का कि 5G की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम काम देखिए अब सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। हमें गैस भी बुक कराना होता है तो ऑनलाइन बुक हो रही है, लेकिन अगर सर्वर ही फेल हो जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? तो इस चुनौती को निपटने के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था और लक्ष्य था कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनने जो संचालित मतलब जो कंप्यूटर के माध्यम से सारी डिजिटल के माध्यम से जो योजना नाम से की है, और इसके बाद भी कहीं ना कहीं इसकी परेशानी आएगी, उसके लिए भी हम प्रयास करके उसको अवगत कराएंगे और उसको भी इजी करने का काम। चलिए, उम्मीद यही है कि अगली बार जब हमारा विकास चौपाल लगेगा तो जितनी भी मुसीबतें हैं आप कहेंगे कि बिल्कुल अब बड़े आराम से जो है सब चीजें चल रही हैं। सर, आपको क्या लगता है और किस तरफ काम करना होगा सरकार को? आज की जो पिछले 3 साल की स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें तो कहते हैं जमीन और आसमान का अंतर है। मतलब जब धार से इंदौर जाने के लिए ही एक ऐसा बीच में पुल था कि उसके लिए लोगों को वो रास्ता बदल के जाना पड़ता था। बाकी आज अभी आपने खुद ने बताया कि 1 घंटे से मैं यहाँ आ गए। धार एक ऐसा जिला है जो
हर क्षेत्र, चाहे रतलाम हो, चाहे राजगढ़ हो, झाबुआ हो या इंदौर हो या कहीं भी, इतनी अच्छी जुगों सुगम है। और सबसे अच्छी बात, अभी हमारी सबसे पुरानी जो योजना थी इंदौर दोहरी रेलवे, उसके लिए पैसा मिला है और ये योजना हमारे धार जिले की मील का पत्थर साबित होगी। इससे बहुत विकास होगा। और जहाँ तक अभी आप जैसे बात करी थी पीथमपुर में, क्योंकि पीथमपुर में यदि उद्योग कोई खोलता है तो सबसे ज़्यादा फायदा उसको धार को होगा, क्योंकि धार नज़दीक है। और अभी भी वर्तमान में भी धार के बहुत लोगों को वहाँ पर सर्विस मिली है और बहुत अच्छा कार्य है। तो मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और भी लोगों से जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है और अभी धार में किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर और कार्य करना चाहिए? धार में जैसे अभी सभी दूर ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, सभी पटवारी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का हो या वैकेंसी में जो पीईबी के माध्यम से जो भी वैकेंसी निकल रही है, तो धार सर्वाधिक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आदिवासी धार जिले में ही पाए जाते हैं, धार जिले में है। तो हमको क्या है, यहाँ पे जो सभी विद्यार्थी जाते हैं उनको परीक्षा केंद्र की बहुत असुविधाएं होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे इंदौर हो या भोपाल हो, रतलाम हो, भोपाल। तो हम यहाँ धार जिले पे एक मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से शिवराज सिंह जी चौहान जी से ये मांग करते हैं कि धार जिला मुख्यालय पे एक परीक्षा हॉल ऑनलाइन का ऐसा डिमांड करते हैं हम कि परीक्षा हॉल यहीं पे होना चाहिए। धार के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम धार जिला मुख्यालय पे होना चाहिए। सर मेरा जी, देखिए मांग है कि कहीं और ना जाना पड़े यहाँ के छात्रों को, यहीं पर एक ऐसा परीक्षा मुख्यालय बन जाए कि वहीं पर एग्जाम हो, भटकना ना पड़े छात्रों को। तो क्या उसके लिए आपने कुछ सोच रखा है कि आगे किस तरह से कार्य करना है? बिल्कुल, हम उसकी हमारे युवाओं की मांग है, उसको हम हमारी प्लानिंग के साथ, हमारे सेकेंडरी और माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के प्लानिंग बना के कि हमारे युवाओं की मांग है हमारे धार जिले में परीक्षा केंद्र होना चाहिए, तो हम उसकी मांग करके हम परीक्षा केंद्र ही खुलवाने की भी पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप कोशिश करें और फिर उसका लाभ जनता को मिले, ये हमारी कोशिश है। नेहा जी, अब क्योंकि हम अंतिम समय पर हैं, अब कार्यक्रम को समापन की तरफ हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपने आगे अब क्या सोच रखा है कि धार का विकास मैं कैसे करूंगी, क्योंकि बहुत खास हो जाता है, घर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालती है, अब आप धार को संभाल रही हैं, तो क्या सोचा हुआ है आपने? सर्वप्रथम जितनी भी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे घरों में योजना का पता ही नहीं रहता है कि क्या योजना आ रही है सरकार की। तो सबसे पहले उनको योजनाओं से अवगत कराना है, उनका फॉर्म भरवाना है, उनको जो भी हमारी तरफ से मदद मिलेगी वो करवाना है और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है और पूरी धार की जनता का और धार का विकास करना है। बिल्कुल, तो घर का, जनता का, पूरे धार का विकास करना है। इसी उद्देश्य के साथ ये जो जिम्मेदार पद पर हमारे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और जोरदार तालियां धार की जनता के लिए भी कि आप लोग बहुत जागरूक हैं। आप भी जानते हैं कि जब इस तरह कुछ खास मंच मिलता है तो अपनी मांगों को हम रखेंगे ताकि सरकार तक और जो आगे तक है वो बात वहां तक पहुंचे और फिर धार तक विकास पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चौपाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ आज हम धार की धरा में पहुंचे थे, विकास चौपाल लेकर पहुंचे थे कि विकास की बात हो, जो आपने मांग की है विकास से जुड़ी हुई, वो मांग भी जरूर पूरी हो और अगले साल जब हम आएंगे तो और बदला हुआ धार देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।